नमस्ते दोस्तों। आज हमारे रिवर सीरीज की यह तीसरी क्लास है जिसमें हम सिंधु की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। और सिंधु की सभी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले हम झेलम नदी से शुरुआत कर रहे हैं। और इस क्लास में आज हम झेलम नदी से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस सेशंस को स्टार्ट करते हैं। झेलम नदी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले साथियों, हम सिंधु की सहायक नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है इसको समझ लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है मैंने प्रीवियस क्लास में क्या है पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं झेलम नदी के कॉन्सेप्ट को आपको आसानी से समझ में आए उसके लिए से वापस क्या कर रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ। तो हमारे जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं ना साथियों, उसे दो श्रेणी में या दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारे सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियाँ और दूसरी होती है हमारे सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियाँ। तो हम और सिंधु के जो बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं उसमें हमारी झेलम नदी क्या है शामिल है। और सिंधु के बाएं तट की सहायक नदियों को जरा हम देख लेते हैं। सिंधु के बाएं तट की सहायक नदी, तो हमारे जो सिंधु के बाएं तट की सहायक नदी है ना, इसे भी हम दो भागों में क्या है डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होती है हमारी पंचनद और दूसरी होती है हमारी हिमालय की अन्य सहायक नदी। यानी कि जो सिंधु की सहायक नदी है ना, उन्हें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा पंचनद और दूसरी हमारी क्या है सिंधु की अन्य हिमालय की अन्य सहायक नदी पंचनद। पंचनद का अर्थ होता है साथियों, पंचनद का अर्थ होता है पांच नदियों का समूह, जिसमें हमारी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज क्या है शामिल है। और जो झेलम नदी है मैंने पहले ही बता दी, झेलम नदी जो है हमारे सिंधु की बाएं तट की नदियां है। अगर इससे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि झेलम नदी सिंधु के किस तट की नदी है, तो बाएं तट की नदी है। झेलम नदी किस नद का हिस्सा है, तो उसका आंसर क्या है पंच नद। ओके, और हमारे सिंधु के बाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदियों में कौन शामिल है, चिनाब। चिनाब जो है हमारे सिंधु के सबसे बड़ी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब हम हिमालय की अन्य सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। साथियों, हिमालय क्षेत्र की जो अन्य सहायक नदी है ना, उन नदियों में कौन कौन शामिल है, जाश्कर, द्रास और सोहन। इन नदियों को भी हम झेलम नदी के कॉन्सेप्ट की तरह ही विस्तार से समझेंगे। मतलब कि हम जो हमारी सिंधु नदी की जितनी भी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज है, चाहे वो लेफ्ट साइड की है या राइट साइड की है, सभी नदियों के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम समझेंगे, ताकि हम गवर्नमेंट एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सके। ओके, अब हम सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियों को जान लेते हैं। सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियां, तो साथियों सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियों में श्योक, गोमल, कुर्रम, सिगार, सांगर, काबुल, नुब्रा, गिलगित और हुंजा क्या है शामिल है। ओके, ये महत्वपूर्ण सिंधु के दाएं तट की सहायक नदी है। और मैंने प्रीवियस क्लास में, जो मेरी प्रीवियस क्लास है इंडस ड्रेनेज सिस्टम की, सिंधु नदी तंत्र की जो क्लास है, उसमें मैंने इसकी सभी सहायक नदी और बाएं दाएं तट की नदियां सभी के बारे में विस्तार से समझाई हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप जाकर वहाँ पर इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो। ओके, क्योंकि इस क्लास में मेरा मेन मोटो झेलम नदी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और झेलम नदी के कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करने के लिए मैं सिंधु नदी के सहायक नदी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको मैं बताई हूँ। क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु नदी किस तट की नदी है, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो सिंधु नदी हमारे बाएं तट की सहायक नदी है और वह पंचनद का क्या है हिस्सा है। ओके, तो अब हम हमारे क्लास का मेन कॉन्सेप्ट झेलम नदी के बारे में विस्तार पूर्वक शुरुआत करते हैं। झेलम नदी, झेलम नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, वेरीनाग झरने से। वेरीनाग झरना जो है ना, वो हमारे जम्मू कश्मीर
में क्या है स्थित है? वेरीनाग झरना। वेरीनाग झरने को आप क्या है वेरीनाग स्प्रिंग के रूप में भी क्या है जान सकते हैं। ओके, वेरीनाग झरना या वेरीनाग स्प्रिंग, इसका जो मेन लोकेशन है वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर में हमारे वेरीनाग झरने से हमारे झेलम नदी का क्या होता है साथियों? उद्गम होता है। एक और प्रश्न बनता है कि झेलम नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो हमारे झेलम नदी का जो उद्गम है ना वो अनंतनाग जिले से होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से वेरीनाग झरने से झेलम नदी का क्या होता है साथियों? उद्गम होता है। और हमारी झेलम नदी का जो अन्य नाम है, अन्य नाम या झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन समय में झेलम नदी को वितस्ता नाम से क्या है जाना जाता था। वर्तमान में इस नदी का नाम क्या है? झेलम है। झेलम नदी से हम इसे जानते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इस नदी को वितस्तता कहकर पुकारा जाता था। ओके, और हमारे जो झेलम नदी की जो टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है, वो कितनी है साथियों? 725 किलोमीटर है। कुल लंबाई का अर्थ ये है कि इसका जो प्रारंभिक स्थल है, ये जो हमारा वेरीनाग झरना है, इसका क्या हुआ? प्रारंभिक स्थल हुआ। और इसका जो अंतिम स्थल है, ये जहाँ पर जाकर अपना क्या है अन्य नदी या समुद्र या झील से मिलकर जो मुहाना बनाती है, वहां तक की इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है साथियों? 725 किलोमीटर। ओके, ये हमारे झेलम नदी की क्या है? टोटल लेंथ है। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? एक और प्रश्न पूछता है कि झेलम नदी की भारत में कुल लेंथ कितनी है? ये टोटल लेंथ तो हमारे क्या है उद्गम स्थल से अंतिम स्थल तक इसकी टोटल लेंथ हुई, लेकिन भारत में इसकी टोटल लेंथ कितनी है साथियों? 400 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर लंबा ये भारत में क्या करती है? सफर तय करती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इसका विस्तार, यानी कि जो हमारी झेलम नदी है उसका भारत में विस्तार कहाँ तक है? तो इसका ओनली फॉर सीधा सा जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। यह सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही अपना जल क्या करती है? प्रवाहित करती है। जम्मू कश्मीर से ही इसका उद्गम होता है और जम्मू कश्मीर में ही झेलम नदी के जल का क्या है? प्रभाव है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसको नोट करके रखना, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कंफ्यूजन हो सकता है, जिसमें हमारे नंबर कटने के डर रहते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन आता है कि इसका कुल अपवह क्षेत्र कितना है, यानी कि ड्रेनेज एरिया। हमारी जो झेलम नदी है टोटल 34,775 वर्ग किलोमीटर का ड्रेनेज एरिया क्या है? कवर करती है। लगभग आप इसको मान सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, भारत में इसका टोटल ड्रेनेज एरिया कितना है? तो भारत में यह 28,490 वर्ग किलोमीटर एरिया क्या करती है? ड्रेनेज एरिया को कवर करती है। ओके, आई होप आपको उद्गम स्थल याद हो गया होगा। और मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। झेलम नदी जो है उसका जो उद्गम है वेरीनाग झरना या वेरीनाग स्प्रिंग से होता है। ओके, इसका जो मेन लोकेशन है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से बहती निकलती है? तो उसका आंसर है अनंतनाग जिला। इसका जो प्राचीन नाम है वितस्तता है। इसकी टोटल लेंथ 725 किलोमीटर। भारत में झेलम नदी की टोटल लेंथ 400 किलोमीटर। भारत में झेलम नदी का जो विस्तार है वो कहाँ है? सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। कुल अपवह क्षेत्र इसका 34,775 वर्ग किलोमीटर है और इसका भारत में जो अपवह क्षेत्र है वो 28,490 वर्ग किलोमीटर है। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। भारत में प्रभाव, मतलब कि भारत में प्रभाव इसका कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश, एक ही अन्य राज्यों में नहीं बहती है। ये ओनली फॉर जम्मू कश्मीर में ही क्या होती है? प्रवाहित होती है। उद्गम भी जम्मू कश्मीर में, फ्लो भी क्या है? जम्मू कश्मीर में। ओके, प्रभाव क्षेत्र, इसका
फ्लो एरिया पूछ रहा है, तो इसका फ्लो एरिया क्या है, भारत और पाकिस्तान, यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से उद्गम इसका होता है, लेकिन ये बहते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान में भी अपने जल को क्या करती है, प्रवाहित करती है। झेलम नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पर बनता है, चिनाब नदी, यानी कि झेलम नदी का जो मुहाना है वो क्या है, चिनाब नदी है। मुहाने का अर्थ होता है दोस्तों, जब नदी होती, जो एक मुख्य नदी होती है, वो अपने प्रारंभिक स्थल से बहते हुए अपनी सहायक नदियों के साथ बहाकर लाए हुए जल को जब अंतिम स्थल पर किसी समुद्र, झील या किसी नदी से मिलती है तो उसके साथ मिलकर अपना जल का क्या करती है, मतलब उसमें अपने जल को प्रवाहित करती है। तो उसका वही जो अंतिम स्थल है वो उसका क्या कहलाता है साथियों, मुहाना कहलाता है। यहाँ पर डिटेल में भी मैंने नोट करके लिख दी हूँ, पढ़ लेते हैं इसे हम। झेलम नदी के मुहाने का जो स्थान है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में त्रिमू नामक स्थान पर चिनाब नदी में क्या होता है, मिल जाती है। यानी कि झेलम नदी जो अपना मुहाना है ना, वो कहाँ है, चिनाब नदी में तो बनाती है, लेकिन चिनाब नदी में किस प्लेस पर बनाती है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में त्रिमू नामक स्थान पर चिनाब नदी से जाकर मिलकर अपना क्या बनाती है साथियों, मुहाना बनाती है। और ये जो लाइन है, टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपसे प्रश्न आसानी से पूछा जा सकता है कि जो झेलम नदी है वो अपना मुहाना किस नदी के साथ बनाती है, तो उसका राइट आंसर चिनाब नदी है। किस प्लेस पर बनाती है, तो क्या है, त्रिमू नामक स्थान पर। ये त्रिमू नामक स्थान कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में है। ओके, पंजाब प्रांत कौन सा वाला, तो ये पाकिस्तान। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। झेलम नदी की सबसे खास बात ये, झेलम नदी जैसे मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो झेलम नदी है वो हमारे क्या है, सिंधु नदी के बाएं तट की सहायक नदी है। तो सिंधु के बाएं तट की सहायक नदी में झेलम नदी की सबसे खास बात ये है कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी सीमा क्रिएट करती है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब नदी के माध्यम से दो देशों के बीच में क्या है, सीमा बनाती है। ये तो एक हमारा भारत देश हो गया, प्यारा सा देश, और इधर साइड है पाकिस्तान। ओके, तो इन दोनों देश के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम कौन करती है, झेलम नदी करती है। और इस झेलम नदी की जो अंतर्राष्ट्रीय नदी सीमा की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 170 किलोमीटर। मतलब कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तहत 170 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय नदी सीमा क्या है, बनाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है। तो इसमें आप किशनगंगा और लीडर नदी को नोट कर सकते हो। किशनगंगा जो है वो हमारे झेलम नदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज में से क्या है, एक है। ओके, किशनगंगा को दोस्तों क्या बोलते, नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। नीलम नदी, किशनगंगा नदी, यह एक ही नाम है जो कि हमारे झेलम नदी की क्या है, सहायक नदियां है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक प्रश्न पूछता है कि यूनानी नाम झेलम नदी का क्या है, मतलब यूनानी लेखकों के द्वारा झेलम नदी को क्या नाम दिया गया। तो यूनान में झेलम नदी को हाइडेस्पीस नाम से क्या है, जाना जाता है। अगर आपको कहीं हाइडेस्पीस नाम की नदी का उल्लेख मिलता है तो वो कौन सी नदी है, हमारी झेलम नदी है, जिसे यूनानी लेखकों के द्वारा नाम दिया गया है, अर्थात ये हमारे झेलम नदी का क्या है, यूनानी नाम है। ओके, अब हम जल संधि और उसके विवाद के बारे में भी जान लेते हैं। जल संधि और विवाद। तो जल संधि जैसे कि हमारा जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, उसके जल पर एक ट्रीटी हुई थी, जिसे हम सिंधु नदी जल समझौते के नाम के तौर पर क्या है, जानते हैं। और यह समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ है। ओके, और इस समझौते में क्या डिसाइड किया गया
कि पाकिस्तान और भारत के मध्य में हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत केवल इस नदी का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है, और वहीं जो पाकिस्तान है 80% जल का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। यानी कि सिंधु नदी के जल समझौते में पाकिस्तान को 80% जल का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त हुई, और भारत के हक में 20% इस समझौते के तहत क्या हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इस समझौते के तहत पाकिस्तान को कौन सी नदियां प्रदान की गई और भारत को कौन कौन सी नदियां प्रदान की गई। पाकिस्तान को आवंटित नदियां, तो पाकिस्तान को जो आवंटित नदियां हैं वो कौन कौन सी है, सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों को हम किस नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्न रिवर्स के नाम से भी क्या है, जानते हैं। यानी कि ये पश्चिमी नदियां हैं जो किसको आवंटित की गई है, ये पाकिस्तान को आवंटित की गई है। ओके, और हमारे भारत को कौन कौन सी नदियां आवंटित की गई है, रावी, ओके, व्यास और सतलुज। ये जो 3 नदी है ये हमारे भारत को दी गई है समझौते के तहत, और सिंधु, झेलम, चिनाब जो है वो पाकिस्तान को आवंटित की गई है। और ये सबसे बड़ी नदियां हैं जिसमें 80% सिंधु नदी का क्या होता है, जल है, और भारत को आवंटित की गई 20% नदियों के जल का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। ओके, मैंने यहाँ एक नोट लिखी हो, हम इसको भी पढ़ते हैं। क्या लिखा है, भारत के अधिकार। हालांकि संधि के तहत भारत को इन नदियों के जल का प्रयोग रन ऑफ द रिवर, जल विद्युत परियोजना, घरेलू उपयोग और सीमित सिंचाई के लिए करने की अनुमति दी गई है। साथियों, इसका सीधा सिंपल अर्थ ये है कि जो पाकिस्तान है उनको सिंधु नदी समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 बड़ी नदियां तो दे दी गई, और मतलब इस पे ऑफिशियल तौर पर भी किसका अधिकार है, ये पाकिस्तान का अधिकार है। बट भारत इस नदियों का ऑफिशियल तौर पर घरेलू कार्यों के लिए, यानी कि हमारे देश में अगर नदियों के जल की आवश्यकता पड़ रही है तो हम इन नदियों के जल का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हम सिंचाई कार्यों में इन नदियों का जल का उपयोग कर सकते हैं, घरेलू कार्यों में कर सकते हैं, और सीमित मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन करने में भी इन नदियों के जल का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बिजली उत्पादन सीमित मात्रा में करने के लिए भी हमें क्या है, अधिकार प्राप्त है। अब इसमें विवाद क्या है, हम इसको देखते हैं। विवाद, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर किशनगंगा और रेटल जैसी पनबिजली परियोजना पर आपत्ति जताता है, जिसे वह संधि का क्या है, उल्लंघन मानता है। पर भारत इन आपत्तियों को क्या करता है, खारिज करते हुए संधि के दायरे में क्या है, निर्माण कार्य करता है। इसका सीधा सिंपल अर्थ ये है कि मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में ये बताई कि हमें सिंधु, चिनाब और व्यास, ये 3 पश्चिमी बड़ी नदियां हैं जिन पर ऑफिशियल तौर पर किसका अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है। लेकिन भारत को इन पर कितना अधिकार दिया गया है, आप अपने घरेलू कार्यों के लिए, आप कृषि सिंचाई व्यवस्था के लिए, और सीमित मात्रा में पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन करने के लिए उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, लीगल है। बट पाकिस्तान जब भारत के द्वारा किशनगंगा और रेटल जैसी पनबिजली परियोजना क्या की गई, स्थापित की गई, तो जो पाकिस्तान है इसने इस पर क्या किया, आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया कि भारत इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, भारत अपने सीमा में रहकर, दायरे में रहकर उस संधि का क्या कर रहा है, नियमों को फॉलो कर रहा है। अगर हमारे देश में बिजली उत्पादन करने की आवश्यकता है तो हम उन नदियों के जल का तो उपयोग करेंगे। तो इसमें भारत की तरफ से तो कोई विवाद नहीं है, बट पाकिस्तान उसको क्या कर रहा है, विवाद की स्थिति बनाकर उसे इंटरनेशनल स्तर पर उठाने की कोशिश करता है। ओके, अब हम इसकी प्रमुख परियोजनाएं के बारे में जान लेते हैं। झेलम नदी की, ये जो किशनगंगा और रेटल जैसी पनबिजली परियोजना है ना, ये बहुत ही आईएमपी है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये पेपर में पूछता ही है 100%।
झेलम नदी की प्रमुख जल विद्युत और बहुउद्देशीय परियोजना। तो हमारे झेलम नदी की प्रमुख जल विद्युत और बहुउद्देशीय परियोजना निम्न है, जिसमें किशनगंगा पनबिजली परियोजना, उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना और लोअर झेलम परियोजना क्या है, शामिल है। दोस्तों, अगर आप इन टॉपिक को विस्तार से समझना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस टॉपिक पर क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके, तो साथियों, आज हमने झेलम नदी के सभी कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझा है और हमारी सिंधु नदी के कितने भागों में डिवाइड है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है कितने भागों में डिवाइड है, उस टॉपिक को भी हमने आज रिकॉल किया। आप उसको विस्तार पूर्वक भी रिवर सीरीज की क्लास 2nd में जाकर अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। ओके, आपको अगर इस टॉपिक को समझना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस पर भी जरूर क्लासेस बनाऊंगी। तो आई होप कि आपको ये झेलम नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। साथियों, अगर आपको झेलम नदी का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लास के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।